हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पिछले वीडियो में हमने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो डी ऑर्बिटल्स है उसका स्प्लिटिंग एंड इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, The direction of approach of the ligands does not consider exactly with either the E or the T2 orbitals। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, EG एंड T2G ऑर्बिटल। लेकिन टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल के लिए वहाँ पे EG एंड T2G हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, E और T2। ये क्यों आएगा तो हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे जो EG एंड T2G था, वहाँ पे कैसे था, EG और क्या T2G, हम ऐसे लिख रहे थे। ये जो G है, ये G सबस्क्रिप्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम ये G यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में फ़र्क होते हैं स्ट्रक्चर का। ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसीलिए हम वहाँ पे जी यूज़ करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जी यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ई एंड T2 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ई एंड T2 ऑर्बिटल्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब उसका मैं मतलब समझा देती हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स इम्पोर्टेंट था। मतलब लिगेंड्स किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है उस पर वहाँ का स्प्लिटिंग डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स डज नॉट कंसीडर। यहाँ पे लिगेंड्स किस तरह से अप्रोच कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ये यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि द एंगल बिटवीन एन ई ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड्स इज़ 54 डिग्री 44 मिनट। मतलब जो एंगल होता है सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड का ई ऑर्बिटल के साथ, वो कितना है, 54 डिग्री 44 मिनट। अब देखो, द एंगल बिटवीन अ T2 ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड इज़ 35 डिग्री 16 मिनट। तो सेंट्रल मेटल आयन का जो T2 ऑर्बिटल है उसका और लिगेंड्स के बीच एंगल क्या है, 35 डिग्री 16 मिनट। तो देखो ये जो दो वैल्यू है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो यहाँ पे एंगल देखो, जो लिगेंड्स है एंड सेंट्रल मेटल आयन का जो ई ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच एंगल कितने हैं, 54 डिग्री 44 मिनट। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का T2 ऑर्बिटल एंड लिगेंड के बीच कितने एंगल है, 35 डिग्री 16 मिनट। मतलब इसका जो एंगल है वो एंगल क्या है, कम है। किसके रेस्पेक्ट में, ये जो ई एंड लिगेंड्स के बीच जो एंगल है इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगल्स कम है। Thus the T2 orbitals are nearer to the direction of the ligands than E orbitals। इसलिए तो ये जो T2 ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं, लिगेंड्स के डायरेक्शन के पास होते हैं। देन E ऑर्बिटल्स, द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स रेजेस द एनर्जी ऑफ बोथ सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो लिगेंड्स का जो अप्रोच होते हैं ये क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स के बोथ सेट्स मतलब E एंड T2 सेट्स, दोनों सेट्स के जो एनर्जी होते हैं वो रेज करते हैं। द एनर्जी ऑफ द T2 ऑर्बिटल इज रेज्ड मोस्ट बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द लिगेंड्स। ये जो T2 ऑर्बिटल का जो एनर्जी होते हैं ये ज़्यादा ऊपर उठते हैं क्योंकि ये लिगेंड्स के बहुत पास होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एंगल क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए लिगेंड्स का जो अप्रोच करते हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शंस के बहुत पास होते हैं ये T2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इसका एनर्जी ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो,
द एनर्जी गैप बिटवीन T2 एंड E सेट्स इज डिनोटेड बाय डेल टी। यहाँ पे जो एनर्जी गैप हम डिनोट करेंगे किससे, डेल टी से, जो जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे टी मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो डेल टी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो जो पढ़ा है वही मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ऐसे होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है फिगर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, देखो ये तो एनर्जी लेवल्स है, जो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उसे हम ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फ्री मेटल आयन का डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, मेटल आयन जब फ्री होते हैं तब यहाँ पे उसका डी ऑर्बिटल्स होता है। अब जब वो लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड होके यहाँ पे आ जाते हैं और फिर स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों सेट्स में स्प्लिट होते हैं, एक होता है ई, एक होता है T2। यहाँ पे ई क्या है, dx² y² dz², जो क्या है, एनर्जी नीचे है, और T2 कहाँ पे है, ऊपर है। यहाँ पे देखो T2 ऊपर है और ई नीचे है। हमने अभी भी पढ़ा है कि T2 क्यों ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे T2 का और लिगेंड्स का जो एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, ई से। इसीलिए T2 ज़्यादा एनर्जी फेस करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ पे ई देखो, ई यहाँ पे है। अब देखो ये जो टोटल एनर्जी गैप है जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हमने कैसे डिनोट किया था, डेल टी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है डेल टी। और ये क्या है, डेल टी का 2/5 डेल टी, और ये क्या है 3/5 डेल टी। क्योंकि टोटल क्या है 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या है 3 ऑर्बिटल्स, तो इसका जो पार्ट है वो क्या होगा 2/5, और यहाँ पे क्या है 3/5। तो ये हो गया इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये तो आप जानते क्या है, ये है वेरी सेंटर। तो ये रहा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ऐसा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब चलो आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट मैंने लिखा है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल टी इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, स्मॉलर, यानी कि कम होता है। अब कितना कम होता है ये देखो, फॉर द सेम मेटल द सेम लिगेंड्स द वैल्यू ऑफ डेल टी इज रिलेटेड टू डेल ओ बाय द रिलेशन क्या है, डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे क्या है 4/9 पार्ट क्या है, डेल टी का स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी कि इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से। ठीक है, अब देखो consequently the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing of electrons, and therefore low spin configurations are rarely observed for tetrahedral complexes. So tetrahedral complexes are always high spin. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हर वक्त हाई स्पिन क्यों होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, जब हम ये रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। मतलब डेल टी क्या है, डेल ओ से बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, जो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी वो सफिशिएंट नहीं होता है किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर सके पेयर होने के लिए, उसके लिए इसका एनर्जी सफिशिएंट है नहीं है। इसीलिए जो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो बहुत ही कम होगा, उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसीलिए ज़्यादातर क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर हाई स्पिन का होता है।
ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, मैंने अभी अभी कहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर हाई स्पिन का होता है, इसीलिए हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे D1 से लेकर D10 तक, तो हम हाई स्पिन मान के ही निकालेंगे और उससे हम उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D1 आयन। तो D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो हो गया, इसका मतलब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। तो म्यू एस इक्वल्स टू क्या होता है, 1 × 1 + 2 Bm, यानी कि 1.732 Bm। अब यहाँ पे देखो D2 यानी कि 1 2, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, यानी कि म्यू एसओ क्या होगा, 2 × 2 + 2 Pm इक्वल्स टू 2.83 Bm। अब यहाँ पे देखो D3 1 2 हाई स्पिन होगा, इसका मतलब पेयर ना होकर क्या आ जाएगा, T2 पे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 3, यानी कि 3 × 3 + 2 Bm इक्वल्स टू 3.87 Bm। ठीक है, अब चलो D4 का क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब √4 × 4 + 2 Bm इक्वल्स टू 4.9 Bm। और D5 का क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 × 5 + 2 Bm इक्वल्स टू कितना होगा, 5.91 Bm। अब D6 के लिए देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका मतलब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और एक क्या है, पेयर है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, 4 × 4 + 2 Bm, यानी कि 4.9 Bm। अब देखो D7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो क्या होगा, √3 × 3 + 2 Bm इक्वल्स टू 3.87 Bm। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, यहाँ पे कितना है, 1 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं, 2, यानी कि √2 × 2 + 2 Bm इक्वल्स टू 2.83 Bm। तो यहाँ पे देखो D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो हो गया, यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि 1 × 1 + 2 Bm इक्वल्स टू 1.732 Bm। और यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, इसीलिए यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे देखो हम सारे जो DN आयन्स है उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया है, किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सब लोगों को समझ में आए होंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।